तूने कैसे पहचान लिया। कहने का तो मतलब मेरा तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा भी जाता है कि वह हमको या हमारे प्रबुद्ध वर्ग को समझाना चाहते हैं कि पहली किरण के आने से या भोर हो जाने भर से चिड़ियाँ जागृत हो जाती हैं या पक्षी जागृत हो जाते हैं, तब हम सबको भी उठ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। उठ जाना एक अलग बात है, खाट खड़े चारपाई से उठ खड़े होना, हाँ जी, हाँ जी, वो अलग चीज है। और जाग जाना है ना। कूक उठी सहसा तरुवासनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। उसका किसका? प्रथम रश्मि का। प्रथम रश्मि यहाँ केवल सूर्य की किरण है ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है। प्रथम रश्मि का यहाँ मतलब जो है बोधात्मक वृत्ति है, हमारा संज्ञान है जो प्रबुद्ध होना चाहिए। मतलब प्रथम रश्मि आई, पहली किरण है, यानी कि हमें उचित अनुचित, करणीय अकरणीय, सामाजिक असामाजिक, है ना, उचित अनुचित, इन पक्षों को समझने की जो वृत्ति है उसको विकसित करने की आवश्यकता है। ऐसे जैसे पहली किरण आकर अंधेरे को भगा देती है, इस तरह से भले ही आप चारपाई से 4 बजे ना उठें, 4:30 ना उठें, लेकिन बौद्धिक रूप से समाज के प्रति जो दायित्व है, शिक्षा के प्रति जो दायित्व है, कर्तव्य के प्रति जो दायित्व है, वहाँ जागें, सुबह सुबह भोर में जागें। मुझे ये संकल्पना जो है पंथ की नहीं दिखती है। मुझे संकल्पना सुबह जागने की अपेक्षा बौद्धिकता के विकास को जागृत कर लेने के प्रति दिखती है। अच्छा, तो ये संकल्पना है मानसिक, मेरी हो सकती है, दूसरा आलोचक इसके किसी दूसरे पक्ष पर जा सकता है। तो यह तो एक संकल्पना हुई, मैं भी एक पाठ कर रहा हूँ अपनी संकल्पना के साथ में, है ना। तो यह है, और इसका जो लिखित रूप आप देख रहे हैं यह है, और जो संदेश इसके माध्यम से जाता है वह है। और जब हम इसको जितनी बार पढ़ते हैं, मैं पढ़ूं, आप पढ़ें, छात्र पढ़ें, अथवा कोई भी व्यक्ति पढ़े, और जिन संदर्भों को लेकर पढ़ेगा वो तो संकल्पनात्मक हुआ, लेकिन लिखित रूप में यह अपने आप में एक टेक्स्ट है। यह टेक्स्ट क्या है? यह टेक्स्ट मूल रूप से कहिए कि पंथ है। पंथ का अनुभूति पक्ष है, उसकी संकल्पना है। अगर उसकी संकल्पना नहीं होती तो लिखित रूप में इसका कोई अस्तित्व नहीं था। इसीलिए कहा गया कि पाठ का अपने आप में अस्तित्व नहीं होता, अपने आप पाठ नहीं उतरता। यह कोई एक पेज जो छपा है अपने आप थोड़े आया, वह संकल्पनात्मकता के माध्यम से आया, वो एक संकल्पना बनी। संस्कृत में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्। और भी एक, जैसा कि आप कहते हैं कि उसको प्रबुद्ध करके आगे बढ़ाने की बात है, तो आज भूमंडलीयकरण हो गया है, चारों तरफ पूरा विश्व एक गांव के रूप में, विलेज, ग्लोबल विलेज की जो कल्पना की जा रही है, उसकी कल्पना शायद इसी से संबंधित रही हो जो आप कह रहे हैं, प्रथम रश्मि का आना और वो जागने के संदर्भ, अयम निजः परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो इसमें जो संदेश है सर, और एक संस्कृत का जो आपने श्लोक लिया, पाठ संस्कृत का हुआ, हाँ जी, वसुधैव कुटुंबकम, और जो ग्लोबलाइजेशन की जो बात हुई है, हाँ जी, उस संदर्भ में देखिए, मेरा अब वो तो सही है आप जो कह रहे हैं, उससे हटते हुए मैं थोड़ा ये कहूँ, हाँ जी, पाठ पर आते हुए, हाँ, कि जब छात्र पाठ लें तो मान लें कि वे उसके साथ कुछ भी करने लगें, वह उनके समझने की प्रक्रिया हो जाएगी। कुछ भी कर सकते, कुछ भी हाँ, का मतलब मेरा ये है कि अनर्थ नहीं, हाँ, सही है। कुछ भी का मतलब कि वो प्रथम रश्मि में ढूंढे कि संज्ञा कहाँ है, सर्वनाम कहाँ है, क्रिया कहाँ है, विशेषण कहाँ है। अच्छा, ये क्रियापद बंध है कि संज्ञा पद बंध है ना, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसमें भी कर्ता कौन है, कर्म कौन है ना, और क्रिया कहाँ आई है, कौन किसका पूरक है, कौन किसका विशेषण है
क्रिया मतलब का खंडीय विशेषण। हाँ, उसके रूपों को देखें उसमें। हाँ, और इस तरह से हमारे एक पाठ समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये एक व्याकरण की प्रक्रिया हुई। इसमें विभक्ति कौन सी लगी है, सर्वनाम कौन सा लगा है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है ना, हाँ, कारक सही, कौन सही, से सही, प्रयुक्त हुए हैं, तो यह भी समझने की एक प्रक्रिया है। दूसरे, वह समझ सकता है कि प्रथम रश्मि यानी कि जो पहली जो है ये कर्म का एक विशेषण हो गया, है ना। रश्मि ये क्या हो गया, कर्म हो गया, है ना, और का उसका संबंध तत्व। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ रंगणी करता है। अच्छा, रंगणी तूने कैसे पहचाना? हाँ जी, हाँ, हाँ, जबकि रंगणी आप कोई नाम नहीं है, हाँ, नाम के रूप में प्रयुक्त हो गया है, तो यहाँ कर्ता के रूप में आया है। और तूने कैसे पहचाना, है ना, यहाँ तू मुख्य रूप से, तू जो सर्वनाम के रूप में अच्छा, आया, अच्छा, तो तू मुख्य रूप से करता है। और रंगणी, यदि तू नहीं होता तो रंगणी हो जाता, रंगणी ने कैसे पहचाना। अब क्योंकि रंगणी के साथ तू भी लग गया है तो रंगणी भी विशेषण हो गया है, वो कर्ता का हो गया। तो ये बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिन पर हम पाठ के अंतर्गत जा सकते हैं। उससे भी अलग ध्वनि से लेकर के उसका राग तत्व जो है, बलाघात पक्ष जो है, ये सब। और जब यदि इसके अतिरिक्त जो जिसे हम कहते हैं पाठांतर, वो फिर विधांतर। अच्छा, प्रथम रश्मि का आना रंगणी, जैसे टीवी पर दिखाया जाए, एक चिड़िया किसी को पहचानती हुई दिखे, उसका जो ऑडियो विजुअल फॉर्म जो है हम प्रस्तुत कर दें, तो वो क्या होगा, वो इस प्रथम रश्मि के आने का एक पाठ हो जाएगा। तो पाठ में सबसे पहले ध्वनि से लेकर के वाक्य तक हम जब पहुंचते हैं, जैसे कि आपने बताया कि प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, तो जब इसका हम विश्लेषण करने जाते हैं तो अगर हम भाषाई दृष्टि से देखें, शुद्धता की दृष्टि से देखें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता, कर्म, पूरक और क्रिया की बात आती है, और फिर विस्तार की बात आती है। उसमें विस्तार में ये देखते हैं कि कर्ता का कुछ विशेषण है, कर्म का विशेषण है, और पूरक कर्म और विशेषण है, और फिर क्रिया के पूर्व भी विशेषण लगता है। तो पाठ में इसको हम इस तरह से, जैसा कि अभी आपने कहा, इससे मुझे लग रहा है कि विद्यार्थियों को भी ये समझने में सरलता होगी कि कोई भी वाक्य रचना भाषा विज्ञान की दृष्टि से या व्याकरण की दृष्टि से उसमें क्रमबद्धता का होना मतलब बहुत ही जरूरी है। लेकिन कभी रचनाकार उसमें छूट ले लेते हैं, वह उसको भंग करता है, उसका विचलन कर देता है, और वो विचलन, जैसा कि आप अभी समझा रहे हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना। यहाँ जो है कर्ता जो है, वो बाद में आ गया और कर्म पहले आ गया, पहले कर्म आ गया है। तो उसके विश्लेषण में उद्देश्य और विधेय की जो बातें चलती हैं, उसमें ये लग रहा है कि कर्ता का पूरक और कर्म का पूरक और वो सब, ये जो विशेषण जिनका प्रयोग हुआ है, वो किस प्रकार, यही मजेदार चीज है। पाठ विज्ञान ही इतना मजेदार है कि हम इसी में ये सब कर सकते हैं। इसके ये तो व्याकरणिक मामला है। अर्थ के स्तर पर भी, अर्थ के स्तर पर मैं एक अर्थ रख सकता हूँ, फिर दूसरा संभावित अर्थ रख सकता हूँ, तीसरा भी रख सकता हूँ, और 10 लोग 10 प्रकार का अर्थ रख सकते हैं। इसे बहुत अच्छा विश्लेषित किया जा सकता है, साधारण, या बिल्कुल इसे हम मान सकते हैं असहमति है हमारी, इस तरह का कुछ होता नहीं है। प्रथम रश्मि को चिड़िया कभी पहचानती नहीं है, पहचानने का काम चिड़िया का नहीं है, और ये अनावश्यक चीज़ें हैं और जो एक तरह से कल्पना आधारित हैं, या जिन्हें कहते हैं कि अलौकिक जैसा कुछ है जो नहीं हो सकता है, वो यहाँ करके दिखा दिया गया है, ऐसे आरोप भी लग सकते हैं। तो ये सारी संभावना। शैली विज्ञान, ये लिखने की शैली क्या है, अच्छा, इस स्तर तक भी यदि हम आते हैं तो पाठ विज्ञान इन सब का, खाली ये तो प्रथम रश्मि की बात हुई है, आप किसी के कथन का विश्लेषण करने बैठ सकते हैं और अपने ढंग से कर सकते हैं। पाठ विज्ञान उसकी
छूट देता है। तो ये सर जी, ये पाठ विज्ञान की उपयोगिता विद्यार्थियों में क्या है इसकी? अच्छा। जरा इसे विस्तार से वो करेंगे, प्रकाश डालेंगे। पाठ मूलतः जब हम यदि देखें प्राथमिक स्तर से कक्षा 4, 5, 7, 8, 10 तक एक साधारण सी बात होती है कि 2 पाठ पढ़ा दिए गए। पहला पाठ पूरा हो गया, दूसरा भी पाठ पूरा हो गया, कविता का भी पाठ हो गया, नाटक का भी पाठ हो गया। तो वहाँ हर चीज़, कविता, कहानी, ये सब चीज़ों को अध्यापक एक इकाई को, एक प्रकार की इकाई को एक पाठ के रूप में संबोधित करते हैं। कि कविता का पाठ हो गया, कहानी का पाठ हो गया, है ना, है, और ये जो है नाटक का पाठ हो गया। तो ये बड़ा मज़ेदार है। वहाँ अब जब हम यहाँ आ गए तो लगता है वो तो ऐसे ही कहते होंगे, एक इकाई है, एक इकाई को पाठ कहते हैं। मूलतः जब बीएड, बीटीसी, बीएड या एचटीसी या एमएड जब कराया जाता है, यानी शिक्षण से संबंधित कोई डिग्री ली जाती है, तब वहाँ पाठ योजना तैयार कराई जाती है। पाठ योजना में बताया जाता है कि पाठ क्या होता है, पाठ कितने प्रकार के हो सकते हैं, ध्वनि से लेकर के मतलब मैंने कहा लैंग्वेज फिलोसफी, भाषाई दर्शन तक होता है ना। मैं किसी चीज़ को प्रथम रश्मि का विश्लेषण, उसके विशेषण कुछ और कर सकता हूँ, और एक दूसरा कवि उसके विशेषण के प्रतीक के रूप में दूसरे रूप में ला सकता है ना। तो ये उसका दर्शन है, उसका भाषिक दर्शन है। वह कितने उत्कृष्टतम, सामान्य या विशेष रूप में उसका प्रयोग करेगा, शब्द का, प्रतीक का या अर्थ का। तो ये और वही कि पाठ की उपयोगिता, पाठ की उपयोगिता ये, पाठ ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम संबंधित भाषा, जिसका पाठ करते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जिसका भी, संबंधित भाषा के सभी गहनतम बाह्य और आंतरिक, बाह्य और आंतरिक, बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों को भली भांति समझ सकते हैं और भाषा पर अधिकार हो सकता है। इससे लाभ क्या है? यदि आज छात्र भाषिक जो समझ है उसे विकसित कर लेगा, तो उस भाषा के संबंध में जहाँ जाएगा, रोजगार में जाएगा, कार्यालय में बैठेगा, तो शाब्दिक जो उसके विश्लेषण हैं उनकी समझ उसमें होगी। अच्छी प्रकार से वो जान सकता है कि यह इस रूप में कहा गया है, ये व्यंग्यार्थ तो नहीं है, ये खाली जो है संकेतार्थ तो नहीं है ना, लक्ष्यार्थ तो नहीं है, शब्द शक्तियों को पहचानेगा, ये अभिधार्थ है, क्या है, ये सारी चीज़ों से समझ में आ जाती है। सही है ना। तो ये प्रक्रिया हमारी चालू हो जाती है लगभग कक्षा 4-5 से। और हम बाद में सोचते हैं कि वो चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं और वो तो 5वीं वाले पाठ कहते हैं, जबकि व्यक्ति जब भी बोलता है, जब भी पढ़ता है, जब भी लिखता है, तो वह पाठ की प्रक्रिया से ही गुजरता है, मतलब ये एक विशेष चीज़ है, विशेष बात है। तो विद्यार्थी देश के विभिन्न कोने से आते हैं, अलग अलग उनकी एक प्रथम जो कहते हैं बोली है, और उस बोली से ऊपर उठकर मानक रूप से वो भाषा को समझें, और वो समझने की शक्ति उन्हें पाठ से मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है। और शक्ति ही नहीं, उस अभ्यास प्रक्रिया से एक, मान लो जैसे प्रतिभा की हम बात करें, एक कार्यत्री है और एक जो जन्म से आती है, 2 तरह की प्रतिभा है ना। तो भावयत्री और कार्यत्री, तो ये जो जितने पक्ष हैं अंतर से या अभ्यास जनित, यदि कोई व्यक्ति अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाता है तो संबंधित, चाहे भाषा का पक्ष हो, विज्ञान का पक्ष हो, किसी तकनीकी संबंधित कोई पक्ष हो, तो उसमें निश्चित रूप से आगे जाएगा, उसका कौशल बढ़ेगा। अभिव्यक्ति कौशल तब बढ़ेगा जब मैं कोई बात कहूँगा, पढ़ता रहूँगा तो वाचन कौशल बढ़ेगा, सुनता रहूँगा तो श्रवण कौशल बढ़ेगा, लिखते रहने से। अब देखिएगा कि जो कार्यालयी जो क्षेत्र है
उसके जो हमारे क्लर्क या लिपिक वर्ग के लोग हैं, उनकी बहुत सौ की लिखनी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी सुंदर होती है। उनका कहिए कि पाठ किस चीज़ का कर रहे हैं, लेखन का पाठ कर रहे हैं, तो उनकी लेखनी सुधर जाएगी। ऐसे ही मान लो कोई चीज़, अब तो एक जो है स्तर और भी आ गया है इसमें भाषा कौशल में। अच्छा। हाँ, जो विजुअल वे में है, जिसे हम दर्शन या देखना कहते हैं। कुछ देखते 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 तो देखकर भी समझ में आता है। यानी कहने का मतलब कि पाठ में सबसे पहले उसको पढ़ना, लिखना, समझना और अभिव्यक्ति देना, और अभिव्यक्ति के बाद एक पांचवी आप विजुअल दर्शन की बात ले आ रहे हैं, जो आधुनिक एक संकल्पना के रूप में वर्तमान जो संकल्पना है उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्या इसका कोई मतलब अभिव्यक्ति में जो सुरक्षित पक्ष है, ये मानसिकता क्या है, उसका सुरक्षित पक्ष क्या है सब? हाँ, वही सुरक्षित पक्ष, यानी कि जिसे हम कभी भी देख सकें, कभी भी जान सकें। मान लीजिए कि हमारा ये जो कार्यक्रम है, इसका सुरक्षित पक्ष यही होगा कि इसका रिकॉर्डिंग हो गया, अब कभी भी दिखाया जाए। इसी तरह से किसी भी अभिव्यक्ति का जो सुरक्षित पक्ष है वह है लिखित रूप। हाँ, जैसे कई बार पहले तो ये पांडुलिपि में होता था, हस्तलिपि जिसे कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिर बाद में ये अब जो है टंकित रूप, जैसे कंप्यूटर पर टाइप कराया आपने, टाइपराइटर से कराया, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर से कराया, तो वो एक टंकित रूप हो गया। इसके बाद टंकित रूप का यदि विधिवत प्रकाशन पुस्तक के रूप में होता है, तो प्रकाशित, वह भी सुरक्षित रूप है। कुल मिलाकर के अभिव्यक्ति को यदि हमने लिपिबद्ध कर दिया है, अच्छा, वह हस्तलिपि में हो या टंकित में हो, मशीनी रूप में हो, तो वह उसका जो है सुरक्षित रूप माना जाएगा और आप उसका कभी भी